क्या आप जानते हैं सीए फाउंडेशन का रिजल्ट सिर्फ 25% क्यों होता है? क्लास सभी लेते हैं, पढ़ाई सभी करते हैं, समय सभी देते हैं, लेकिन पास सिर्फ 25% लोग ही होते हैं। इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, वो है सुपर स्मार्ट रिवीजन। जी हां, आपकी पढ़ाई 2 पार्ट में होती है। पहली बार आप पढ़ाई करते हैं, दूसरी बार आप रिवीजन करते हैं। उसी से आपका सक्सेस जुड़ा हुआ होता है। और आइए इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कैसे सीए फाउंडेशन का रिवीजन किया जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए सतीश जलान, योर मेंटर फॉर सीए कोर्स। I have been teaching CA students since 13 years. Thousands of students continue to take mentorship and of course teaching from me in different levels of CA examination. इस YouTube चैनल पर मैं बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ CA स्टूडेंट्स की पूरी जर्नी में उनको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप वो गाइडेंस लेना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर करें। और डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं या कौन से सवाल का जवाब आप मुझसे चाहते हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में किस तरह से इजीली स्कोर किया जा सकता है उसके ऊपर बात करने वाला हूं, सिर्फ 4 सिंपल टॉपिक को लेकर। पहला, मैं आपसे बात करूंगा कि रिवीजन शेड्यूल कैसे बनाते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसमें क्या क्या कवर करते हैं। दूसरा, मैं आपसे बात करूंगा कि स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं। तीसरा, मैं आपसे बात करूंगा एबीसी एनालिसिस अपने सब्जेक्ट में कैसे किया जाता है। और चौथा, मैं आपसे कुछ जनरल डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करूंगा। अगर आप इस 4 बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा किस तरह से सीए एग्जाम में 1 शॉट में पास किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आइए पहला टॉपिक उठाते हैं जिसमें हम आपसे बात करेंगे रिवीजन शेड्यूल कैसे बनाते हैं। गाइस, सबसे पहले व्हाई रिवीजन इज रिक्वायर्ड। जब हम लोग पहली बार पढ़ाई करते हैं कोई सब्जेक्ट को तो वो पहली बार सिर्फ हमें ऊपरी स्तर से समझ में आया हुआ होता है, यानी कि हम उसको सीखे होते हैं, लेकिन हमें खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम एक्चुअली सीखें कि नहीं सीखें। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तक आप एक नए काम को दोबारा न करें तब तक आपको मालूम नहीं पड़ता कि आपने उस काम को सीखा है कि नहीं सीखा है। लर्निंग कर्व इफेक्ट, जब तक कि वो काम रिपीट ना किया जाए तब तक आता ही नहीं है। इसके ऊपर एक थ्योरी बनी हुई है जिसकी नाम है लर्निंग कर्व थ्योरी। तो ये सिंपल ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तक एक चीज़ को दोबारा नहीं करेंगे वो आपको आएगा नहीं। और एग्ज़ाम में एक बार देख के जाने से नहीं होता है। एग्ज़ाम में कम से कम एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स देख के जाना पड़ता है, तब आपको श्योरिटी आता है कि वो चीज़ वाकई में आपको आ गया है। तो आप 1 शॉट एक बार में अपना एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। अगर आप ये स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो आपको फाउंडेशन ही क्या, इंटर और फाइनल में भी बहुत हेल्प होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर भी यही स्ट्रक्चर हम लोग रेप्लिकेट करते हैं। ये सब जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये एम्पिरिकली हर स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई कर करके टेस्ट कर करके उनके रिजल्ट्स देख कर आपको निचोड़ के लाके मैं बता रहा हूँ। इसमें कोई भी तरह का आपको संशय नहीं रखना है कि इसका सक्सेस रेशियो क्या है। 100% सक्सेस फॉर्मूला ही है जिससे आपका 1 शॉट में रिजल्ट्स आ सकता है। ये रिवीजन शेड्यूल कहता है कि अपने रिवीजन को 3 पार्ट में आपको करना है। इसको मैं 3 टियर रिवीजन मॉडल बोलता हूँ। दिस इज माई कंसेप्शन, 3 टियर रिवीजन मॉडल। टियर 1, आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या क्या पढ़ना है और कितने दिन में पढ़ना है। फिर टियर 2, फिर टियर 3, 3 रिवीजन आएगा। ठीक है। फाउंडेशन लेवल में मैं ऐसा सोचता हूँ ये
3 रिवीजन करने के लिए आपके पास या तो 45 दिन हाथ में होते हैं या तो 60 दिन होते हैं। 45 से 60 दिन के बीच में भी आप हो सकते हैं, या फिर 45 डेज हाथ में मिनिमम रखना है, हाईएस्ट में 60 दिन होने से हो जाएगा। उससे ज़्यादा रिवीजन पीरियड नहीं चाहिए। मतलब आप जब फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद जब आप अपना पहला बार पढ़ाई करना शुरू करते हैं, चाहे खुद से पढ़े या फिर कोचिंग क्लास लेके पढ़े, तो वो ख़त्म होने के बाद आपको एग्ज़ाम के पहले हाथ में 45 से 60 डेज़ का पीरियड रखना है। मिनिमम 45, हाईएस्ट 60 डेज़ इज़ इनफ। मैं आपको एक बार 60 डेज़ लेकर समझाता हूँ। 60 डेज़ में मुझे 3 रिवीजन करना है। कितना रिवीजन करना है? 3 रिवीजन करना है। तो पहला रिवीजन जब हम करते हैं तो हम उस 60 डेज़ में से 30 डेज़ निकाल लेते हैं। पहला रिवीजन 30 डेज़ अलॉट कर दीजिए आप। अब 30 डेज़ में फाउंडेशन में एज यू नो कितने सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्ट है। तो 30 डेज़ में 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। बस आप ऐसे ही मान लो कि आपके पास 30 डेज़ है और 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, राइट। 30 डेज़ में एक एक दिन में आराम से 10-10 घंटा पढ़ा जा सकता है। रिवीजन पीरियड में थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करते हैं। एक दिन में 10 घंटा कम से कम हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि 30 डेज़ में 300 आवर्स की स्टडी आपको करनी है और उस 30 डेज़ में 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन ऑफ कोर्स थिंक कि मुझे पर सब्जेक्ट कितना टाइम देना है। बट ये सब हम जानते हैं कि फाउंडेशन में 2 बड़े सब्जेक्ट है, यानी कि अकाउंट्स मैथ्स, और 2 छोटे सब्जेक्ट है, यानी कि लॉ और इकोनॉमिक्स, राइट। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सब में इक्वल समय देना है। ऐसा मेरा मानना है कि उसमें आप समय जो देना चाहते हो वो 2:2:1:1 का रेशियो में डिवाइड कर सकते हो। मतलब अकाउंट्स मैथ्स में डबल समय लगेगा जो इकोनॉमिक्स और लॉ में देते हो। तो ऐसे ही आप अपने 30 डेज़ को 2/2 + 2 + 1 + 1 करोगे तो 2/6 करने से आपका 30 × 2/6 यानी 5 × 2 10 डेज़ आपका अकाउंट्स को मिला, 10 डेज़ आपका मैथ्स को मिला और 5 डेज़ लॉ को मिला, 5 डेज़ इकोनॉमिक्स को मिला। ऑलराइट, ये एक टेंटेटिव शेड्यूल बन रहा है, 1-2 दिन आगे पीछे किसी में भी हो सकता है। इस 30 डेज़ में फर्स्ट रिवीजन होगा और इस रिवीजन में आप क्या क्या कवर करेंगे? इस रिवीजन में आप ICAI मटेरियल का जितना भी क्वेश्चंस ऑलरेडी भले ही आपका पहले पढ़ा हुआ है वापस से करेंगे, ठीक है। अब वापस से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लिख के नहीं करना है आपको। कैलकुलेटर लेकर, एक कॉपी लेकर, प्रैक्टिस कॉपी बनाकर बस क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा और किया, भले ही किया हुआ है, वापस से किया, वापस से किया, वापस से किया। ऐसे आपको एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए चलना है, ठीक है। ICAI मैथ्स सारा का सारा इस रिवीजन में कवर हो जाना चाहिए, हर सब्जेक्ट का जितना भी उसमें क्वेश्चंस है। और उसके बाद आपको ICAI मैथ कवर करने के बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ करना चाहिए, वो है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे रिवीजन टेस्ट पेपर्स आते हैं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट यूजुअली डालता है जो आज नहीं तो कल एग्जाम में आते हैं। रिवीजन टेस्ट पेपर आप जब भी एग्जाम दे रहे हो उसके पिछले में जितना दूर तक जा सके, जितना आपको समय मिल रहा हो, ऐसा नहीं कि बस मैं 1 देख लिया 2 देख लिया, ऐसा नहीं, जितना पीछे तक का टर्म का जा सके उसमें जाके करने का कोशिश करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से ICAI मैथ के रिपीट भी हो जाते हैं, बहुत सारे नए भी रहते हैं, नए वाले को स्पेसिफिकली करना चाहिए। तो ये पूरा प्रोग्राम आपका रिवीजन 1 का है जो 30 डेज़ में ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बताया। ऑलराइट, नेक्स्ट रिवीजन 2 में जब हम आएंगे तो रिवीजन 2 में जैसा कि मैंने बोला रिवीजन पीरियड आपका 45 डेज़ या 60 डेज़ का होगा। तो रिवीजन 2 में आपके पास 15 डेज़ बचेगा या फिर 30 डेज़ बचेगा, एज अकॉर्डिंग यू हैव द टोटल डेज इन द रिवीजन पीरियड, ठीक है। तो सेकेंड रिवीजन में अगर आपके पास 15 दिन हाथ में है तो फिर वही 2:2:1:1 का फॉर्मूला लगाकर चारों में डिवाइड करो, और अगर 30 दिन हाथ में तो फिर से 2:2:1:1 लगा के चारों में डिवाइड करो, ठीक है। पहले रिवीजन में हो सकता है कभी कभी टाइम अप हो गया था, इसलिए कोई एक चैप्टर आपका या 2 चैप्टर किसी कारण से उतने अच्छे से हो नहीं पाया था, तो सेकेंड रिवीजन इसीलिए रखा जाता है कि जो फर्स्ट रिवीजन में आपने अपनी कमजोरी आइडेंटिफाई की है, वीकनेसेस आइडेंटिफाई किए, उसको पहले कवर अप करें, लेफ्ट आउट्स को पहले कवर अप करें, और फिर उसके बाद अब ICAI मैथ और RTP को वापस नहीं करना है। अब आपको इंस्टीट्यूट से मॉक टेस्ट पेपर्स रिलीज होते हैं, वो भी आपके टर्म का और उसके पीछे जितना दूर तक जा सको, जितना आप जा सको, जितना आपकी स्पीड आपको परमिट करती है उतना अच्छा,
एज वेल एज जितना भी पास्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट के साइट पे सारे रहते हैं उसको डाउनलोड करके आपको सॉल्व करने हैं। ये रिवीजन 2 का गोल है, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट का पास्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर्स सॉल्व करना है। रिवीजन 2 का एक और गोल होता है कि आप हर सब्जेक्ट का कम से कम एक एग्जाम एनवायरनमेंट घर पे बनाकर 3 घंटे तक एक मॉक टेस्ट देकर अपने आप को सेल्फ असेस जरूर करें, ठीक है। और अगर आप हो सके तो किसी अपने टीचर से भी असेस करवाएं, जिससे आपको यहाँ पर कोई मिस्टेक हो रहा हो तो वो पता चल जाए, जिससे कि एग्जाम में वापस वो मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट आता है रिवीजन का लेवल नंबर 3, जिसको मैं डे बिफोर एग्जाम रिवीजन बोल रहा हूँ। और उसमें जितना भी समय हमें हाथ में मिलता है उसको मैक्सिमम हमें यूटिलाइज करके सुपर प्रोडक्टिव वे में रिवाइज करना चाहिए। कैसे करना चाहिए इसके लिए आप आगे के टॉपिक्स को सुने। दूसरी बात मैं आपको इस रिवीजन स्ट्रक्चर में समझा रहा हूँ, स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं। आपने बहुत जगह सुना ही है कि हार्ड वर्क उतना रिजल्ट नहीं देता जितना स्मार्ट वर्क देता है। तो ये स्मार्ट वर्क हमारे सीए के फाउंडेशन की स्टडी में कैसे अप्लाई होगा, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। स्मार्ट वर्क मतलब होता है कि आप थोड़ा अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानो, एज वेल एज जो एग्जाम में रेलेवेंट चीजें उसको भी पहचानो। अपने स्ट्रेंथ और एग्जाम रेलेवेंट चीज को मैच करा दो। मतलब आपको वो चैप्टर्स जो एग्जाम में बहुत ही रेलेवेंट है उसको अपना स्ट्रेंथ बनाना है। अगर नहीं है तो बनाइए, ठीक है। और एग्जाम रेलेवेंट चीज को स्ट्रेंथ बनाना है, ना कि बस जो आपको सिलेबस में पसंद हो उसको अपना स्ट्रेंथ बनाना है। दिस इज स्मार्ट स्टडी। आपके सिलेबस में मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं, उसमें से आपको कम से कम 5 ऐसे चैप्टर बनाने चाहिए अपना स्ट्रेंथ, जो एग्जाम में भी बहुत ही ज़्यादा आता है, एज वेल एज उसका आपको कोई भी जगह से कोई भी सवाल पूछ लिया जाए तो आप बता देते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता कि 100% सिलेबस में आप 100% चीज़ एकदम मुंह ज़बानी याद रख के कभी भी कर सकते हैं, बट ये ज़रूर पॉसिबल होता है कि आप कम से कम 5 चैप्टर अपने सिलेबस में, 5 चैप्टर मतलब मैं बोलना चाहता हूँ 40% चैप्टर्स अपने सिलेबस में ऐसा बना सकते हैं जो आपको मुंह ज़बानी पूरा याद है, बाय हार्ट है, और उससे आप कहीं से भी कुछ भी बता सकते हैं। आपका स्ट्रेंथ ऐसा 5 चैप्टर होना चाहिए जो एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। उसको चुनने के लिए आपको अपने सिलेबस का बर्ड्स आई व्यू का ज़रूरत पड़ता है। अगर आपको ये बर्ड्स आई व्यू अभी तक बनाना नहीं आया है, और अगर आपके पास बर्ड्स आई व्यू नहीं है, तो आप हमारे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करें। आप हमारे से बनाए हुए बर्ड्स आई व्यू को अवेल कर सकते हैं और उससे आपको पता चल जाएगा बर्ड्स आई व्यू क्या होता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आता है कि एबीसी एनालिसिस कैसे करते हैं। सर ये एबीसी एनालिसिस है क्या? एबीसी एनालिसिस इज, आप इसमें अपने हर चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैटेगराइज करते हो, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में। ए कैटेगरी क्या होता है? ए कैटेगरी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं, यानी कि मल्टीपल ट्रिक्स हैं। बी कैटेगरी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस जिसमें एक ट्रिक है, सिर्फ एक। सी कैटेगरी क्वेश्चन मतलब सिंपल क्वेश्चन है, आप उसको नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा। नाउ ड्यूरिंग योर रिवीजन 1 एंड रिवीजन 2, जब भी आप कोई क्वेश्चन को देखेंगे, आपका ये काम है कि क्वेश्चन देखते देखते आपको उसमें कितना ट्रिक्स है वो आइडेंटिफाई करना और वो ट्रिक को मार्क करते चलना है। एक हाइलाइटर पेन लेके रखिए या फिर एक आप कलरफुल पेन लेके रखिए और अपना क्वेश्चन का जो एरियाज है उसको मार्क करते हुए चलिए, जिसमें ट्रिक छुपा हुआ है, और उस ट्रिक का सॉल्यूशन में क्या कैलकुलेशन है उस एरिया को भी मार्क करिए। ज़रूरत पड़ने पे उस एरिया पे बॉक्स बना लीजिए, उस पे कोई आइकन बना दीजिए, फिंगर पॉइंटर बना दीजिए, ठीक है, कोई स्माइली बना दीजिए, ऐसा कुछ बना दीजिए जिससे कि आपका नज़र उसके ऊपर पड़ जाए। आप उसके ऊपर मतलब पूरा सोल्यूशन ना भी देखे तो वो पर्टिकुलर एरिया पे नज़र पड़ने से आपका काम हो जाए। तो ये आपका
रिवीजन करते समय एक काम होता है, खाली रिवीजन शेड्यूल बनाने से तो नहीं होगा, रिवीजन करना कैसे वो भी जानना है। सो रिवीजन करते वक्त जो मेन काम होता है वो ये होता है कि क्वेश्चंस का मैं एबीसी एनालिसिस करते चलूं। और एबीसी एनालिसिस मतलब किसी भी क्वेश्चन में मल्टीपल ट्रिक है तो ए, उसका ट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है, उसका सॉल्यूशन में भी री आइडेंटिफाई करना है। फिर एक ही सिंगल ट्रिक है तो बी, और कोई भी ट्रिक नहीं है तो सी। ये आपको हेल्प करता है फाइनल डे को रिवाइज करने में, क्योंकि फाइनल डे में सबसे कम समय होता है और पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है। आप अगर चैप्टर 1 का पेज 1 से स्टार्ट कर दोगे तो पता चलेगा कि इतना कम समय में पूरा रिवीजन ही नहीं हुआ। रिवीजन पूरा नहीं हुआ तो एग्ज़ाम में ढंग से हम लोग लिख नहीं पाते। एग्ज़ाम में अगर पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाना है, सब कुछ आपको याद रहे, ऐसा कुछ कर पाना है, तो डे बिफोर का रिवीजन बहुत हाईली प्रोडक्टिव होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ये भी बोलते हैं एट द सेम टाइम कि डे 1 का रिवीजन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सको उतना आपको एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने के लिए सबको सैटेलाइट व्यू से देखना पड़ता है। सैटेलाइट व्यू मतलब ऊपर से देखेंगे कि नीचे क्या है, ना कि नीचे जा जाके एक एक जगह देखेंगे। ठीक है, तो ऊपर से देखने का मतलब क्या है, एबीसी एनालिसिस के व्यू से देखेंगे कि आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में ए कैटेगरी के 4 सम है, बी कैटेगरी के 5 सम है, सी कैटेगरी के 10 सम है। तो सी कैटेगरी का सम देखा नहीं देखा चलेगा, बट ए बी का सारा ट्रिक देखना है। ऐसा भी हो जाता है बहुत बार, एक स्टूडेंट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम के पहले अपने ए कैटेगरी बी कैटेगरी के सम्स को 2 बार भी देख के चला जाता है। ऐसा भी होता है, समय बचता है तो सी कैटेगरी के सम्स भी देख लेता है। राइट, सो डे बिफोर एग्ज़ाम हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को फटाफट रिकॉल करते हैं और ए बी का ट्रिक्स देखते हुए चलते हैं। सी के लिए समय बचता है तो ठीक है। एक और सजेशन मैं देता हूँ, इन जनरल जब आप रिवीजन 1 करते हैं या फिर जब आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे होते हैं रिवीजन 1 के भी पहले, तो आपको हर चैप्टर का एक समरी नोट्स बना लेना चाहिए। हर चैप्टर का एक समरी नोट्स आपको बना लेना चाहिए, जो आपको ये डे 1 का जो रिवीजन है उसमें बहुत हेल्प करता है। समरी नोट्स खुद से बनाया हुआ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, किसी से बनाया हुआ लेने से वो सेकंड मोस्ट इफेक्टिव होता है। अगर आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव समरी नोट्स तभी होता है जब आप अपने हाथ से उसको बनाते हैं। उसमें बस क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स आपको कराए जाते हैं उसी का एक छोटा छोटा पॉइंट्स नोट डाउन कर करके समरी नोट्स बनाया जाता है। ठीक है, जब आप हमारे यहाँ क्लासेस करते हैं तो हम आपको हर चैप्टर के लिए गाइड भी करते हैं कि आपको कैसे समरी नोट्स बनाना है, एट द सेम टाइम आपको समरी नोट्स प्रोवाइड भी करते हैं। खैर, आगे हम अगर बढ़े तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आपको और कुछ जनरल बातें बता दूं, डूज एंड डोंट्स जो आपको फॉलो करने हैं, जिससे कि आप कहीं पर भी मिसगाइड ना हो जाएं। देखिए, गाइड अच्छे से हुआ वो तो ठीक है, गाइड नहीं हुआ तो भी ठीक है, बट मिसगाइड हो गया तो वो बहुत नुकसानदायक है। इसलिए सबसे पहला, बहुत ज़्यादा एडवाइस ना लें। एडवाइस 1 या 2 को लेके भरोसा करके उनको फॉलो करके चलें। टू मैनी एडवाइजेज लेस ऑफ एक्शन इज इक्वल टू नो रिजल्ट्स। बिकॉज आप एडवाइस लेते रहेंगे, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो वेल रिसर्च्ड और वेल अप्लाइड, वेल टेस्टेड ओवर दिस ईयर्स है। इंटर, फाउंडेशन, फाइनल सब लेवल में काम आता है, तो ये प्रूवन है। अब आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो बस भरोसा करके इस पे काम करें। हर जन के अलग अलग एडवाइसेस या गाइडेंस के चक्कर में ना पड़ें। सेकंड नंबर बात ये आती है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा होगा ही कि शेड्यूल कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा। अगर होगा तो वरी नहीं करना है और पढ़ाई को ज़्यादा लैग नहीं करना है, अपना शेड्यूल को रिविजिट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप डेज डिवाइड करते हो तो एक एक सब्जेक्ट में जो डेज आप डालते हो वो टेंटेटिव डेज होते हैं, कभी किसी में एक ज़्यादा किसी में एक कम ऐसा होता है। तो वो आप आगे पीछे करके अपना एक प्रॉपर शेड्यूल, रिवाइज शेड्यूल बना सकते हो। नॉर्मली जब शेड्यूल बनाएंगे तो एक डायरी पेन लेकर या कॉपी के पीछे में जाकर डे वाइज अपना सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे और उस सब्जेक्ट का जो टॉपिक्स भी आपको पढ़ना है उसको भी डे वाइज लिख देना चाहिए कि डे लिख दिया, इधर डेट लिख दिया, इधर आपने मान लीजिए अपने सब्जेक्ट का नाम लिखा, उस सब्जेक्ट का फिर चैप्टर्स का नाम लिखा। ऐसा करने से आपको उस
पर्टिकुलर शेड्यूल पे अधीर रहने का मन करता है। बहुत बार आपके दोस्त ये भी आपको सजेस्ट करेंगे कि एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऐसा भी शेड्यूल बन सकता है। तो आपको ये फ्री परमिशन है कि आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं जैसा आपको सूट करता है। कोई लोग आपको बोलेंगे कि एक प्रैक्टिकल लो, एक थ्योरी लो, वैसा भी शेड्यूल बन सकता है। मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप 1 by 1 एक एक सब्जेक्ट को लेके चले, जिससे कि उस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस पूरा रहता है और वो सब्जेक्ट खत्म होता हुआ दिखता है। अगर आप बहुत सारा सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट कर लेते हैं तो बहुत बार ये भी होता है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है। सो कंप्लीशन होने से मोटिवेशन आता है, इसलिए मेरा ये सजेशन है, हालांकि यू आर फ्री टू मॉडिफाई इट एज पर योर सूटेबिलिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे ड्यूरिंग द रिवीजन पीरियड। बाहर का खाना अति ज़्यादा नहीं खाना है, टाइम पे सोना है और लिमिटेड डाइट पे रहने से आप में दिन भर पढ़ने की एनर्जी रहती है। बिकॉज अल्टीमेटली रिवीजन पीरियड ही एक ऐसा पीरियड है जो रिजल्ट्स का रुख, डायरेक्शन को बदल देता है, जो आपको श्योर शॉट सक्सेस दिला सकता है। आप नॉर्मल क्लासेस जब करते हैं या फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं तो आप दिन में 5 घंटा ही पढ़िए चलेगा, 3 घंटा ही पढ़िए चलेगा, बट रिवीजन का पीरियड कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा पढ़े, फुल डे बैठ के पढ़ना है। और फुल डे में जो 10 घंटा का मैंने आपको समय बताया, उसके जो प्लान्स मैंने आपको बताए, उसको आपको फॉलो करना है। और एक्शन जैसे जैसे आप लाते जाओगे, आपका रिजल्ट्स आपको ही महसूस होता जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 4 सिंपल बातों में आपको पूरा रिवीजन स्ट्रक्चर समझाया है। मैंने पहले आपको 3 लेवल में कैसे रिवीजन करना है उसको ब्रेक डाउन करके बताया। सेकंड, आपको स्मार्ट स्टडी बर्ड्स आई व्यू लेकर कैसे करना है वो बताया। थर्ड, मैंने आपको ABC एनालिसिस समझाया, जो आपको हर क्वेश्चन का करना है, जो आपको डे बिफोर में हेल्प करता है। और लास्टली आपको कुछ जनरल बातें बताई जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ तो आपका फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आपको इन बातों से आगे बढ़ना है, कुछ पर्सनलाइज गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है, और आप हमसे बात करके और क्लियर होना चाहते हैं, तो इस नंबर पे ज़रूर डायल करें, हमें कांटेक्ट करें। हमारे काउंसलर्स, हमारे टीचर्स वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए और आपको सही गाइडेंस देने के लिए। ऑल राइट, थैंक यू। दिस इज CA Satish Jalan signing off, and please do not forget to share this video if anything you have liked in it. Thank you.